हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। आज हम लोग फिर से एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट में से मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 17 का पार्ट 2 देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। 17 नंबर चैप्टर में क्या पढ़ना है? ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। तो इसका फर्स्ट पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट यदि आप देखते हैं तो आगे जो पढ़ाने वाला हूं वो अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या हमने डिस्कस किया था? देखिए, ये सारी चीजें को इस चैप्टर में डील करना है, डिस्कस करना है। उसमें से फर्स्ट पार्ट में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन इंडिया, प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिट, टाइप्स ऑफ बोरोवर एंड टाइप्स ऑफ क्रेडिट, ये 3 टॉपिक को देख लिए थे। ठीक है, आज जो हम देखने वाले हैं वो क्या है? कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, रोल्स ऑफ आरबीआई गाइडलाइन इन बैंक्स क्रेडिट मैनेजमेंट। ये 2 टॉपिक को आज हम देखेंगे, बाकी के टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि फर्स्ट टॉपिक क्या है कि कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, इसके बारे में समझना है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर अच्छे से समझ लेना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं समझाऊंगा आपको। तो समझिए ध्यान से क्या होता है। देखिए, आप समझ कीजिए कि ए कोई बोरोवर है, वो आपके पास आता है, आपके पास मीन्स बैंक के पास आता है लोन लेने के लिए, है ना, क्रेडिट फैसिलिटी के लिए वो आता है। तो आप क्या किया जाता है कि इस बोरोवर को लोन देने से पहले और लोन देने के बाद क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ये सारे स्टेप्स को ही एक्चुअली कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट में देखते हैं हम लोग। ठीक है, कि कौन कौन से स्टेप्स को कैसे बांटा गया है और उस स्टेप्स के तहत क्या क्या हमें पढ़ना होता है। तो डेफिनेटली आपको इतना तो समझ आ गया कि कंपोनेंट्स मींस क्या है, कि जो क्रेडिट है जो देते हैं हम लोग, एडवांस जो दे रहे हैं, तो एडवांस देने से पहले और एडवांस देने के बाद तक जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं वो अलग अलग टर्म्स में उसे हम पढ़ेंगे, अलग अलग नाम दिए गए हैं स्टेप्स का, उसे ही कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट बोला जाता है। उसमें से यदि फर्स्ट जो कंपोनेंट है उसकी बात करें तो लोन पॉलिसी ऑफ द बैंक मींस, यदि कोई बोरोवर आपके पास आता है तो बोरोवर को लोन देने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि आपके बैंक की क्या पॉलिसी कहती है, किसी को लोन देने के लिए क्या पॉलिसी आपकी बैंक की है। ठीक है, तो वो हम लोग कहां देखते हैं? लोन पॉलिसी ऑफ द बैंक में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है अप्रेजल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंपोनेंट्स का। कंपोनेंट्स ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट में से आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका अप्रेजल्स। ठीक है, यही से हम डिसाइड करते हैं कि किसी बोरोवर को हमें लोन देना है या नहीं देना है। ठीक है, आगे हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, शॉर्ट में बता रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट होता है डिलीवरी मींस, जो भी लोन आपने देने के बारे में यदि डिसाइड कर लिया कि किसी बोरोवर को देना है, डॉक्यूमेंटेशन करवाया जाता है और डिसबर्समेंट किया जाता है। ये सारे जो पार्ट होते हैं वो डिलीवरी में हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट होता है कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। यदि आपने लोन दे दिया है ना, डिसबर्स कर दिया, तो उसके बाद उसे मॉनिटर भी करना होता है, ऐसा नहीं कि दे करके हम छोड़ देते हैं। तो इस पार्ट को हम लोग देखते हैं कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग में। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? मॉनिटरिंग वगैरह सही से किया जा रहा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्रेडिट रिस्क कि किस सेक्टर में किस इंडिविजुअल्स के लिए कितना रिस्क है, इसे भी ध्यान हमें रखना पड़ता है। यह भी आपका एक कंपोनेंट है क्रेडिट मैनेजमेंट का। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट है रेक्टिफिकेशन, रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिकवरी। सारा चीज सही से चल रहा है लेकिन कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे सुधारा भी जाता है, और फाइनली यदि नहीं सुधार पाते हैं तो फाइनली रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। ये सारे पार्ट किस कंपोनेंट में आते हैं? रेक्टिफिकेशन, रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिकवरी में। ठीक है, और एक लास्ट पार्ट आपका क्रेडिट मैनेजमेंट का होता है, कंपोनेंट्स ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट का है रीफाइनेंस। यदि आपके पास लिक्विडिटी नहीं है, बैंक के पास लिक्विडिटी कम है, तो रीफाइनेंस का हेल्प लिया जाता है, उसके द्वारा फिर से लिक्विडिटी आता है और फिर लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये तो हमने शॉर्ट में बता दिया, और इसी चीज को अब हम लोग रिटन फॉर्म में देखेंगे कि क्या कहता है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? लोन पॉलिसी ऑफ द बैंक। देखिए ध्यान से पढ़िए, डेफिनेटली हर चीज समझ में आएगा, विश्वास करिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, एक एक वर्ड को समझाया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट ऐसे तो शॉर्ट में तो आपने समझ लिया कि कंपोनेंट आपके जो है यही है क्रेडिट मैनेजमेंट के। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो आपको देखिए क्वेश्चन इसमें कैसे पूछे जाएंगे, या सिंपल क्वेश्चन यदि होगा तो डायरेक्ट आपको दे देगा कि इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है क्रेडिट मैनेजमेंट के या कौन से हैं, ये तो सिंपल में आ जाएंगे, ये सारे आप पॉइंट्स देख लेंगे। दूसरा, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुछ टर्म्स कुछ सेंटेंस दे दिए जाएंगे और पूछा जाए कि ये कौन से पार्ट है कंपोनेंट्स ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट में से।
ठीक है, तो ध्यान रखिए, समझिए। अब जैसे फर्स्ट पार्ट अभी हमने जो देखा कि लोन, ये फर्स्ट पार्ट को जो हमने देखा, लोन पॉलिसी ऑफ द बैंक मींस क्या है कि जब भी आप लोन देते हैं, किसी को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो सबसे पहले आपके बैंक का क्या पॉलिसी कहता है ये जानना जरूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, ईच बैंक फॉर्मुलेट्स इट्स ओन लोन पॉलिसी एंड सैंक्शन ऑफ एनी क्रेडिट प्रपोजल हैज टू बी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ दिस पॉलिसी। जो भी पॉलिसी है उसके तहत ही उसका जो भी फॉर्मुलेट किया जाता है बैंक की पॉलिसी, वो किया जाता है। ठीक है, द फॉर्मुलेशंस ऑफ लोन पॉलिसी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर लाइक, अब किस प्रकार से पॉलिसी बनाई जाएगी, पॉलिसी बनाते समय क्या क्या ध्यान रखा जाएगा, तो मार्केट कंडीशंस क्या है, पॉलिसी ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, बाकी बैंकों का क्या पॉलिसी कहता है उसके तहत भी बनाया जाएगा, बैंक्स ओन SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये सारी चीजों को कि खुद के बैंक का क्या है SWOT, इसे भी एनालाइज किया जाता है, उसके बाद पॉलिसी का फॉर्मेशन किया जाता है, और फाइनली RBI के गाइडलाइंस के आधार पे तो आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आपने हर चीज को अपने बैंक के आधार पे आप सोचेंगे, आपको फाइनली RBI के गाइडलाइंस को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये लोन पॉलिसी होता है जिसके तहत ही आपको लोन प्रोवाइड करना होता है, ये बैंक का खुद का पॉलिसी होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए इसको डिटेल में यदि हम और देखें कि आपका इसमें और देखा क्या कि द लोन पॉलिसी नॉर्मली कंटेन्स गाइडलाइंस अबाउट द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, क्या क्या और चीजें को ध्यान में रखना होता है, एक्सपोजर लिमिट फॉर सिंगल काउंटरपार्टी एंड ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटरपार्टीज, कि आप यदि लोन्स प्रोवाइड करेंगे तो सिंगल कोई काउंटर पार्टी, उसके लिए आप लोन किस प्रकार प्रोवाइड करेंगे, कितना देंगे, है ना, उसके लिए क्या आपके पॉलिसी होंगे, वो आपको डिफाइंड क्रिस्टल क्लियर करना पड़ता है। और यदि ग्रुप के क्षेत्र में यदि ग्रुप के रूप में दे देना चाह रहे लोन्स को, तो उसके लिए क्या आपकी पॉलिसी होगी, ये भी डिफाइन करना होता है। ठीक है, आगे बात करें एक्सपोजर लिमिट, यदि कोई बैंक अपनी पॉलिसी बना रही होती है, एक्सपोजर लिमिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस क्षेत्र में कितना लोन्स प्रोवाइड करना है, यह भी बहुत जरूरी होता है। तो एक्सपोजर लिमिट फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क perceptions of the bank has on different sector for individual sector like real estate, capital market, steel, cement, software etc. मीन्स यदि आप ये सब सेक्टर्स में लोन प्रोवाइड करते हैं तो आपकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, ये क्रिस्टल क्लियर डिफाइन किया जाता है किसमें, लोन पॉलिसी ऑफ द बैंक में। दिस इज अंडर constant watch of the bank, and if bank's perceptions about any particular sector deteriorates, यदि पॉलिसी डिफाइन किया गया है और यदि कोई सेक्टर ऐसा है जहां से क्या है कि सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है, डेट्रियोरेट्स हो रहा है, तो द एक्सपोजर लिमिट्स इज रिड्यूस सुटेबली एंड फ्रेश सैंक्शंस ऑफ क्रेडिट प्रपोजल पर्टेनिंग टू दैट सेक्टर आर कर्टेल्स। धीरे धीरे वो सेक्टर में क्या करता है, लोन कम देना शुरू कर देता है और लोन फाइनली वहां पे चाहे तो वो नहीं देते हैं। ठीक है, इन सच केसेस बैंक में इवन decide to exit some of the existing accounts by formulating suitable exit strategy। और फाइनली मैंने बोला कि धीरे धीरे उस सेक्टर से लोन को क्या किया जाता है, फाइनली वहां से मींस अपना पॉलिसी फॉर्मुलेट करके उस सेक्टर को लोन नहीं दिए जाते हैं जहां पे उन्हें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, द लोन पॉलिसी ऑल्सो कवर्स द ट्रस्ट एरिया, लो प्रायोरिटी एरिया एटसेट्रा। लोन पॉलिसी में यह भी डिफाइन होता है कि किस एरिया में ज्यादा इंफेसिस करना है, ज्यादा हमें एक्सप्लोर करना है बिजनेस को, और किस एरिया में हमें कम करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है कि लोन पॉलिसी के तहत हमें देखना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारा चीज क्लियर होता है। जब कोई लोन जब आप दे रहे होते हैं, जब लोन कोई सैंक्शन करते हैं, तो बैंक की पॉलिसी को आपको ध्यान देना पड़ता है कि किस तरह से हमें पॉलिसी क्या कहता है और क्या हमें करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्या कह रहा है कि डिस्क्रिशनरी पावर एट वेरियस लेवल फॉर सैंक्शनिंग ऑफ क्रेडिट प्रपोजल्स। अब ऐसा नहीं है कि यदि स्केल 1 के कोई मैनेजर, स्केल 2 मैनेजर्स हैं, स्केल 3 सीनियर मैनेजर हैं, तो उसके पावर बियॉन्ड होंगे, मतलब बहुत सारे पावर होंगे, ऐसा नहीं है। उनके लिए भी डिफाइन किए जाते हैं पावर कि कौन से स्केल्स के लिए कितने पावर हैं लोन सैंक्शन करने के लिए। तो ये भी आपके बैंक पॉलिसी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो बैंक में लोन सैंक्शन करने की जो पावर होता है वो किस कंपोनेंट के तहत, क्रेडिट मैनेजमेंट जो होते हैं उसमें से किस कंपोनेंट के तहत
देखे जाते हैं, तो ये आपके बैंक की पॉलिसी पर निर्भर करता है। ठीक है, नॉर्मली द पॉलिसी आल्सो लेज डाउन द पावर ऑफ वेरियस ऑथोरिटी फॉर अलाउिंग ओवर ड्रॉविंग और एडहॉक लिमिट। ऐसा भी डिफाइन किया जाता है कि कौन से स्टेज पे कौन से मतलब कौन से अथॉरिटी हैं जिनको की एडहॉक लिमिट देने की पावर होती है, ओवर ड्रॉविंग जहां पे जितना सैंक्शन लिमिट है उससे भी ज्यादा देने की पावर होती है। तो ये सारी चीजों को कहां देखा जाता है, ये सारी चीजों को फ्रेंड्स देखा जाता है आपके पॉलिसी, बैंक के जो खुद की पॉलिसी है उसमें देखा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यदि पूछा जा सकता है कि आपका जो सैंक्शनिंग पावर है, जो सैंक्शनिंग जो क्राइटेरिया है वो कौन से कंपोनेंट में डिफाइन किए जाते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये बैंक की खुद की पॉलिसी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं अप्रेजल। अप्रेजल जो आपका नेक्स्ट पार्ट कंपोनेंट है क्रेडिट मैनेजमेंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया जैसे शुरू में कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला जाए तो आपका अप्रेजल पार्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोई लोन का खराब होना या सही से चलना यहां बहुत ज्यादा निर्भर करता है। यही से आप पता करते हैं कि किसी भी बोरोवर को लोन हमें देना है या नहीं देना है, उसे ही अप्रेजल में हम देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट वेयर वी एग्जामिन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बोरोवर एज ट्रस्टवर्दी, पर्पस, मनी, रिस्क इन्वॉल्व्ड, टेन्योर ऑफ लोन, कॉवेनेंट ऑफ लोन, रिक्वायर्ड सिक्योरिटी एटसेट्रा। यहां पे सब चीज देखा जाता है। क्या क्या? सबसे पहले कि जो कस्टमर है वो आपके ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं, कोई ऐसा तो नहीं है कि वो फ्रॉड कर सकता है, वैसा लग रहा है आपको, शुरू में ही पता चल रहा है, तो ये सारी चीजों को यहां चेक करते हैं। पर्पस ऑफ मनी, जो मनी दिए जा रहे हैं, जो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, वो किस प्रकार के पर्पस के लिए दिए जा रहे हैं। कोई लॉफुल एक्टिविटी ही तो है, ऐसा नहीं है कि अनलॉफुल एक्टिविटी है, वहां पे हम लोग नहीं देते हैं। फिर क्या देखते हैं? रिस्क इन्वॉल्व, कितना रिस्क है, क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, तो रिस्क भी यहां पे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। फिर क्या है? टेन्योर ऑफ लोन, कितने समय के लिए लोन दिया जा सकता है, किस एक्टिविटी के लिए दे रहे हैं, कितने समय के लिए दिया जा सकता है। कॉवेनेंट ऑफ फॉर लोन्स, उसमें एग्रीमेंट हमें किस किस प्रकार के करवाने हैं, ये सारी चीजों को रिक्वायर्ड सिक्योरिटी, और क्या सिक्योरिटी हमें उससे लेना है, ये सारी चीजों का जो एनालिसिस किया जाता है वो अप्रेजल पार्ट में किया जाता है। इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है क्रेडिट मैनेजमेंट का। ठीक है फ्रेंड्स, वी ऑल्सो एग्जामिन द मार्केट रिपोर्ट ऑफ द बोरोवर। यहां मार्केट रिपोर्ट भी देखा जाता है बोरोवर का, किस प्रकार के बोरोवर है, उसका मार्केट रिपोर्ट क्या है। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाता है थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं बोरोवर के द्वारा, उससे हम ये डिसाइड करते हैं कि उसका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, लोन को वो चुकता कर पाता है बाद में कि नहीं कर पाता है, ये चीज डिसाइड किया जाता है। टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ द प्रपोज्ड एक्टिविटी एटसेट्रा, जो लोन हम दे रहे हैं, जिस एक्टिविटी के लिए दे रहे हैं, वो क्या एक्चुअली में टेक्निकली वो वाइबल है या नहीं, इकोनॉमिकली वो वाइबल है या नहीं है, इस चीज को भी यहां चेक किया जाता है फ्रेंड्स। तो आपको अप्रेजल समझ में आ गया होगा। देखिए ध्यान से समझिए, अप्रेजल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, और डेफिनेटली यहां से क्वेश्चंस आपके रहेंगे। फ्रेंड्स आगे जो नेक्स्ट पार्ट है, जो कंपोनेंट है, वो है डिलीवरी। ठीक है, क्या होता है? देखिए डिलीवरी मींस क्या होता है, नॉर्मली आप समझ रहे हैं, किसी चीज को आप ऐसे नॉर्मल भाषा में, यदि लेमन लैंग्वेज में बात करें तो क्या डिलीवरी मतलब क्या है? प्रोवाइड करना, देना किसी चीज को। ठीक है, तो यहां लोन में क्रेडिट फैसिलिटी में यदि बात करें इस वर्ड का, तो क्या होता है? तो बोरोवर के तरफ से आप क्या कहते हैं? मान लीजिए कि ये बैंक है, ठीक है, और ये आपका बोरोवर है, ये आपका बोरोवर ए है और बी बैंक है। तो ये क्या देगा बैंक को? ये बैंक को क्या डिलीवर करेगा? ये अपना एग्रीमेंट करेगा बैंक के साथ, है ना, बैंक के साथ एग्रीमेंट करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, डॉक्यूमेंटेशन करेगा। तो ये इसका मतलब है कि ए बी को क्या दे रहा है, मींस आपका बोरोवर जो है वो बैंक को क्या देगा? तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है ना, और एग्रीमेंट करेगा। ये सारी चीजें जो है वो डिलीवरी का पार्ट हो जाता है। लेकिन बैंक फिर क्या करेगा? एक के साथ ये लोन को डिसबर्स करेगा, लोन को डिसबर्स करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि लोन का डिसबर्समेंट, डॉक्यूमेंटेशंस, लीगल फ्रेमवर्क जितने भी होते हैं, ये सारा डिलीवरी का पार्ट होता है। मींस समझ में आ गया ये चीज? देखिए क्या कह रहा है कि दिस रिलेट्स टू लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। बताया मैंने कि डॉक्यूमेंटेशन करेगा, एग्रीमेंट होगा, एंड
क्रिएशंस ऑफ चार्ज ओवर सिक्योरिटी, और जो सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा बोरोवर के द्वारा उस पर चार्ज भी क्रिएट किए जाएंगे, ठीक है। दिस ऑल्सो कवर्स द मेथड ऑफ डिलीवरी लाइक लोन और कैश क्रेडिट इन केस ऑफ वर्किंग कैपिटल लिमिट्स एंड द प्रोसीजर्स फॉर डिसबर्समेंट ऑफ टर्म लोन्स। किस प्रकार के लोन है उसके आधार पे, यदि कैश क्रेडिट है तो कैश क्रेडिट वर्किंग कैपिटल लिमिट्स जो आपको दिए जाएंगे वो प्रोवाइड किए जाएंगे बोरोवर को, यदि टर्म लोन है तो डिसबर्समेंट किया जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से डिलीवरी का पार्ट तो बहुत आसान है कि बोरोवर से हमें क्या मिलता है और बैंक क्या बोरोवर को देता है, ये जो पार्ट हम देखते हैं वो आपका डिलीवरी का पार्ट बनता है फ्रेंड्स। तो आपको इस पार्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो है, जैसे हमने बोरोवर को आइडेंटिफाई किया, सबसे पहले तो पॉलिसी देखा हमने कि बैंक की पॉलिसी क्या है, यदि कोई बोरोवर आता है लोन लेने के लिए तो पॉलिसी देखने के बाद हम देखते हैं कि अप्रेज उसको करते हैं, अप्रेजल देखते हैं कि उसको देने लायक है कि नहीं, हम दे सकते हैं कि नहीं, यदि दे सकते हैं तो फिर फाइनली उसको हम देते हैं और डिलीवरी का पार्ट वो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है कि लोन हमने सैंक्शन कर दिया, सैंक्शन करने के बाद डिसबर्स भी कर दिया, अब जो पार्ट आता है आपका मॉनिटरिंग का पार्ट आता है, ठीक है, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, लोन देने के बाद उसे मॉनिटर भी किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो दिस कंपोनेंट स्टार्ट्स आफ्टर डिसबर्समेंट ऑफ लोन, लोन डिसबर्स जब कर देते हैं उसके बाद का ये पार्ट है। दिस इज द पोस्ट सैंक्शन फॉलो अप ऑफ लोन अमाउंट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिसबर्समेंट के बाद कौन सा पार्ट होता है, तो आपका पोस्ट फॉलो अप होता है, मींस मॉनिटरिंग का पार्ट होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए आप मॉनिटरिंग भी सही से कर रहे हैं, हर चीज सही से कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका लोन फिर भी कोई प्रॉब्लम हो जिससे खराब हो सकता है, वो जेन्युइन रीजन भी हो सकता है या बोरोवर का इंटेंशन भी हो सकता है। तो इस पार्ट को हम देखेंगे रेक्टिफिकेशन, रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिकवरी में, ठीक है। क्या करें, यदि कोई रीजन है, नॉर्मल रीजन है जिसको हम सुधारा जा सकता है, जैसे कि स्टॉक स्टेटमेंट उन्होंने डिले कर दिया देने में, नहीं दे पाया, नहीं दिया, तो उसको हम लेकर के उसमें क्या करेंगे, अकाउंट को सही करेंगे, रेगुलराइज करेंगे, जिसे हम रेक्टिफिकेशन में देखेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम हुआ कि थोड़ा सा उसमें हम कुछ असिस्ट करके और बोरोवर को लोन को हम लोग सही चला सकते हैं, उसको बिजनेस को थोड़ा सा असिस्ट करके यदि हम लोग आगे अकाउंट को सुधारते हैं, सही करते हैं, तो वो रिस्ट्रक्चरिंग में आता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ रीजंस है जो कि ठीक ही नहीं हो पाया है, या तो बोरोवर का इंटेंशन है या तो ठीक नहीं हो सकता है, तो फिर फाइनली हम रिकवरी का प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम लोग देखते हैं रेक्टिफिकेशन, रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिकवरी में, ठीक है। देखिए इवन विद बेस्ड ऑफ लोन पॉलिसी, बहुत अच्छा लोन पॉलिसी है आपके बैंक का, अप्रेज भी बहुत अच्छे से किया आपने, डिलीवरी पार्ट में भी आपने डॉक्यूमेंटेशन और सिक्योरिटी वगैरह बहुत अच्छे ढंग से लिया है, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग भी बहुत अच्छे ढंग से आपने उसको फॉलो अप किया है। उसके बावजूद भी क्रेडिट डिफॉल्ट इज पॉसिबल आइदर ड्यू टू जेन्युइन बिजनेस प्रॉब्लम्स और ड्यू टू इंटेंशनल कॉल्ड विलफुल डिफॉल्ट्स, ठीक है। या तो जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आया जिसके वजह से बिजनेस नहीं चल पाया सही से, या तो बोरोवर का इंटेंशन भी हो सकता है। सारी प्रोसीजर को सही से करने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम आ सकती है फ्रेंड्स, ठीक है। अब क्या है, डिफॉल्ट्स आर एड्रेस्ड बाय रिजोल्यूशन फॉर द सेम। अब इसे कैसे फिर हम इसको सही कर सकते हैं यदि ऐसा होता है, तो इन द फर्स्ट केस द बैंक्स नॉर्मली एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ द डिफॉल्ट, कि यदि जो डिफॉल्ट हुआ है उसकी फिजिबिलिटी क्या है, उसको एग्जामिन किया जाता है कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दैट इज रेगुलराइजेशन ऑफ द अकाउंट, की नॉर्मल कुछ यदि है, थोड़ी बहुत फिजिबिलिटी यदि वैसा है संभावना ठीक होने का, तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। इफ रेक्टिफिकेशन इज बियॉन्ड द रीच ऑफ द बोरोवर, नहीं ठीक हो सकता है बोरोवर के प्रयास से या लेंडर्स के प्रयास से, नेक्स्ट एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द अकाउंट सो दैट अ लॉन्ग रॉप इज गिवन टू द बोरोवर ड्यूरिंग द टफ टाइम बाय प्रोवाइडिंग elongated repayment period, reduced margin for working capital, concessions in pricing, additional finance wherever required and justified to make the enterprise viable again। फिर हम हर कोशिश, यदि थोड़ा बहुत यदि प्रॉब्लम है तो उसको तो हमने ठीक कर दिया रेक्टिफिकेशन के द्वारा, लेकिन रेक्टिफिकेशन से ठीक नहीं हो सकता है और आगे उसको या तो
नेक्स्ट, फंड की आवश्यकता है बिजनेस में, ठीक है, तो फंड भी हम देते हैं, या तो फिर उसका यदि जो टेन्योर है उसको थोड़ा सा बढ़ाने से भी यदि ठीक हो सकता है, तो ये सब भी काम किया जाता है जो रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट होता है फ्रेंड्स, ठीक है। However, लेकिन if restructuring is also not possible due to lack of viability or lack of interest and contributions by the promoters, and in the case of willful defaults, banks has to start the recovery process. लेकिन देखा जाता है कि यदि आपका इंटरेस्ट भी बोरोवर का नहीं है, वो ठीक भी नहीं करना चाहता है, ठीक नहीं हो सकता है, फाइनली उस केस में हम रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और लोन को रिकवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला जो कंपोनेंट है उसको देखते हैं कि अगला कौन सा कंपोनेंट है। तो अगला कंपोनेंट है आपका क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। तो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट भी आपका कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट है, क्योंकि यहां पे इसमें क्या देखते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट सेक्टर है, किस प्रकार के इंडिविजुअल्स के लिए कितना रिस्क है, ये चीज को जो देखा जाता है वो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट में देखा जाता है। ये भी आपका कंपोनेंट है। क्रेडिट रिस्क इज अ मेजर रिस्क फेस्ड बाय द बैंक एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट सुटेबल पॉलिसी आर पुट इन प्लेस टू आइडेंटिफाई, मेजर एंड कंट्रोल दिस रिस्क विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स। कहां तक हम टॉलरेट कर सकते हैं, किस क्षेत्र के लिए कितना रिस्क है, ये भी डिफाइन किए जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है आपका क्रेडिट कंपोनेंट में, ठीक है। देखिए अब आपने जो सब चीज समझ लिया है, अब देखिए जो रिफाइनेंस है ये लास्ट पार्ट है आपका क्रेडिट मैनेजमेंट, कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट का। इसमें क्या होता है कि बैंक के पास यदि लिक्विडिटी है, एडिक्वेट मात्रा में यदि है, तो बैंक क्या करती है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बोरोवर्स को। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक के पास लिक्विडिटी कम हो जाती है, या तो प्रायोरिटी सेक्टर्स में जहां गवर्नमेंट जिस क्षेत्र में ज्यादा जोर देती है तो उस क्षेत्र में गवर्नमेंट भी असिस्ट करती है बैंकों को। वहां से क्या होता है कि रीफाइनेंस का वर्ड आता है कि फाइनेंस तो हो गया कि आप जो बोरोवर को दे रहे हैं, यदि ए आपका है बोरोवर और बी बैंक है, ठीक है, तो ए को जो फैसिलिटी आपने दी है ये तो आपका फाइनेंस कहलाता है, लेकिन बी बैंक के पास भी क्रेडिट नहीं है, सॉरी लिक्विडिटी नहीं है, पैसे नहीं है देने के लिए, तो उस केस में किसी जो इंस्टीट्यूशन जैसे नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, आरबीआई हो गया, एक्जिम हो गया, गवर्नमेंट हो गई, तो वहां से क्या किया जाता है कि बैंक को असिस्ट किया जाता है, बैंक को फाइनेंस किया जाता है, तो इसे ही रीफाइनेंस बोला जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। These aspects of credit management assumes importance in times of tight liquidity positions. ठीक है, समझ में आ रहा है? There are elaborate norms for availing refinance from NABARD, SIDBI, RBI, Exim in respect of certain priority sector advances. However, even if a bank avails to refinance for eligible borrowers, refinance for eligible borrowers, the risk remains with the bank and therefore this aspect does not affect bank's decisions on the credit proposals. देखिए आप रीफाइनेंस के थ्रू आप लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, मींस आप कहीं से आप पैसे लिए हैं, कोई इंस्टीट्यूशन से पैसे लिए हैं, ठीक है, अब उसके बाद आप पैसे जो है वो बोरोवर्स को दे रहे हैं, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी पॉलिसी को भूल जाएंगे कि दूसरों का पैसा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें प्रोवाइड कर देना है, ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी पॉलिसी जो बैंक की है उसके तहत ही देना है, और बाकी हर चीज जो है आपके बैंक की पॉलिसी और जो भी गाइडलाइंस आप फॉलो कर रहे हैं वो सारे जिस प्रकार से आप फ्रेश फाइनेंस करते हैं, रिफाइनेंस के केस में भी जो पैसे आपके अवेलेबल हुए हैं उस केस में भी आपको वैसे ही करना होता है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट जो पार्ट हम देखने वाले हैं क्या है, रोल्स ऑफ आरबीआई गाइडलाइन इन बैंक्स क्रेडिट मैनेजमेंट, ठीक है। दो टॉपिक पढ़ने थे, दो टॉपिक में से ये आपका सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक को हमने देख लिया है। फर्स्ट टॉपिक क्या हमने देखा है, कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्या आपको अच्छा लग रहा है, हर चीज समझ में आया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? यदि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है और समझ में आ रहा है
वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए अपने सोशल मीडिया ग्रुप में, जहां भी आप जुड़े हुए हैं वहां पे शेयर करिए, लाइक करिए। और यदि आप चैनल पे नए हैं तब तो आपको सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, इसलिए क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज समझ में आ रहा होगा। कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जहां आपको समझ नहीं आया होगा, और यदि ऐसा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ये मेरी तरफ से वादा है। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है आरबीआई की गाइडलाइंस, है ना, रोल्स ऑफ आरबीआई गाइडलाइन इन बैंक क्रेडिट मैनेजमेंट, कि क्या इसका रोल होता है, कौन से गाइडलाइंस को, आरबीआई का गाइडलाइंस को भी हमें क्रेडिट मैनेजमेंट में फॉलो करना होता है। तो देखिए, आरबीआई हैज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन क्रेडिट मैनेजमेंट ऑफ एनी बैंक इन इंडिया। कोई भी बैंक जो इंडिया में चल रहे हैं, तो आरबीआई तो आपको पता है कि बैंकों का बैंक है, इसकी जो पॉलिसी है, इसके जो गाइडलाइंस है वो बैंकों पे लागू होता है। तो क्रेडिट के केस में, क्रेडिट मैनेजमेंट के केस में भी इसका जो रूल्स है, इसके जो गाइडलाइंस है वो लागू होते हैं। उसमें से आपको देखना है क्या है, फर्स्ट की एंड यूज ऑफ फंड। ये क्या है, क्वेश्चन यहां से आपको घुमा सकता है। यहां क्वेश्चन ये दे सकता है कि कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट में क्या एंड यूज ऑफ फंड्स का एक कंपोनेंट है। मींस क्रेडिट, जो कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट्स आप पढ़े थे उसमें आपको दे देगा कि ये भी आपका उसका एक पार्ट है। तो उसका पार्ट नहीं है, बल्कि ये आरबीआई के गाइडलाइंस का एक पार्ट है। ठीक है, तो समझिए कि एंड यूज ऑफ द फंड क्या होता है। तो यहां से आप समझिए, एंड मींस अंत, यूज ऑफ फंड्स, फंड्स जो दिया गया है बैंक के द्वारा उसका अंतिम रूप से किस रूप में यूज किया गया है, जिस पर्पस के लिए दिया गया उस पर्पस के लिए ही किया गया है या नहीं किया गया है। इस चीज को देखना, इस चीज को मॉनिटर करना ही एंड यूज ऑफ फंड्स कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, देखिए, दिस इज टू बी इंश्योर्ड बाय द बैंक्स व्हाइल द प्रोजेक्ट्स आर इन इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, जब आप किसी प्रोजेक्ट्स के लिए, जिस चीज के लिए भी आप लोन दे रहे हैं, फाइनली उसे बैंक को इंश्योर करना होता है कि वो जो फंड्स दिए गए हैं वो उसी पर्पस के लिए यूज किए गए हैं। इसके लिए क्या क्या है कि लोन सिक्योरिटी शुड बी क्रिएटेड एंड शुड बी इंटैक्ट। जो सिक्योरिटी प्रोवाइड किए गए हैं वो भी आपका, वो जो चार्ज है वो क्रिएट होना चाहिए, है ना, वो अच्छे रूप से इंटैक्ट होने चाहिए। स्क्रूटनी ऑफ पीरियोडिकली प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपको लेते रहना है। ऐसा क्यों करना है, ताकि जिस पर्पस के लिए आपने लोन दिया है वो पर्पस फुलफिल हो पाए, उसी पर्पस के लिए लोन का यूज हो पाए। ठीक है, ये सारे चीज यदि आप बीच में चेक करते रहते हैं, ये सारे चीज को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली जो यूज है फंड्स का वो प्रॉपर ढंग से हो पाएगा, जिसे एंड यूज ऑफ फंड्स कहते हैं। ठीक है, फिर और क्या करेंगे इसके लिए कि रेगुलर विजिट एंड इंस्पेक्शंस ऑफ सिक्योरिटी। जो भी सिक्योरिटी प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे मान लीजिए कि स्टॉक्स ही है, प्राइमरी सिक्योरिटी है, उसके द्वारा खरीदा गया लोन के द्वारा, तो उसका रेगुलर इंस्पेक्शन भी आपको करते रहना है। ठीक है, ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे है स्टॉक ऑडिट फॉर द एक्सपोजर्स ऑफ ₹5 करोड़ एंड एबव यदि है तो आपको स्टॉक ऑडिट भी करवाना होता है। ठीक है, आगे है कि देयर शुड बी नॉट एनी डाइवर्जन ऑफ फंड्स। कोई भी फंड्स का डाइवर्जन ना हो पाए, मींस जिस पर्पस के लिए दिया गया है उसी पर्पस के लिए फंड्स का यूज किया जाए। ये सारी चीजों को प्रॉपर ढंग से मॉनिटर करना, देखना, ये सारे एंड यूज ऑफ फंड्स में आते हैं, और ये आरबीआई के गाइडलाइंस के तहत होते हैं, जिसे प्रॉपर ढंग से हमें फॉलो करना होता है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक, 2 टॉपिक हमने पढ़े हैं और बहुत डिटेल में अच्छे ढंग से पढ़ा है। तो यदि आपको समझ आया, अच्छा लगा है हर चीज, तो आप डेफिनेटली आगे के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आगे के वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो रहा है। चलिए आज यहीं रखते हैं, नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग बाकी के जो पार्ट बचे हुए हैं उसको देखेंगे। थैंक यू।